So hey guys, welcome to the channel again. I am Samarpita. Today we are going to continue with the first chapter of BPCC 106. I'll make a brief mind map of what all we are going to cover today. We'll be covering non-Western traditions in psychology. First we'll cover Hinduism. Then we'll move on to Buddhism. Then we'll cover Jainism. Then about China. And finally, non-Western versus Western philosophy. We'll see the differences. So let's start with Hinduism today. Just a minute. Yeah, non-Western traditions. Okay, so like modern psychology has roots in philosophy, non-Western thinkers discussed about nature of human beings, their relation to the world and the meaning of life. तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया साइकोलॉजी का ओरिजिन फिलॉसफी में है. So like in the non-Western traditions, there were philosophers like Socrates, Plato, Aristotle, and they questioned their relation to the world, the meaning of life. वैसे ही नॉन-वेस्टर्न ट्रेडिशंस में भी ऐसे फिलोसोफर्स थे. जैसे कि अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो आदि शंकराचार्य हो गए, देन रामानुजाचार्य हो गए, मध्वाचार्य, देन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट, स्कूल्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया हम देख सकते हैं. सो जस्ट लाइक मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ रूट्स इन फिलोसफी, नॉन-वेस्टर्न थिंकर्स ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. एंड वहाँ से फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि व्हाट इज़ द माइंड, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, हाउ बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड. ओके, and the first school that we are going to study is Hinduism. It's a religion or school, whatever you can call. So in Hinduism, we see that the religious texts or the Vedas are a collection of hymns, poetry, prose compiled from oral recitations. And the oldest Veda is the Rig Veda. वहाँ पे क्या दिया गया है? Objects of worship like sun god, moon, fire, wind god. And Upanishads. तो वेद वो scriptures है which were compiled from oral recitations. like एक generation से दूसरे generation तक अगर आपको एक वेदा सिखाना है, उनको पढ़ाना है, तो वो कैसे हुआ करता था? orally transfer हुआ करता था and सुन के उसको compile किया गया. But what are Upanishads? Upanishads are the collected wisdom of Hindu scholars in which person's relation with universe is discussed. मतलब अगर स्कॉलर्स के बीच में जो डिस्कशंस हुआ करते थे, स्कॉलर्स के जो व्यूज़ थे, आइडियाज़ थे, ठीक है, सेजेस हो गए बहुत फेमस, तो उनके व्यूज़ को और उनके डिस्कशंस को कंपाइल किया गया इन द फॉर्म ऑफ उपनिषद्स. एंड उपनिषद में डिस्टिंक्ट थीम्स क्या है? स्केप्टिसिज्म ऑफ सेंसरी नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, सर्च फॉर सेल्फ कंट्रोल, यूनिटी एंड यूनिवर्सल नॉलेज. तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इन वेस्टर्न फिलोसॉफिकल सिस्टम पर्सन इज़ व्यूड एज बॉडी और माइंड और बोथ. तो वेस्टर्न फिलोसफी में एक इंसान क्या है? हु इज़ अ पर्सन, हु एम आई, ये जो फेमस क्वेश्चन है, हु एम आई, वहाँ पे बोला गया है वेस्टर्न फिलोसफी में कि अ पर्सन और अ ह्यूमन इज़ द बॉडी और द माइंड और बोथ. हमें बॉडी के, हमारी आइडेंटिटी बॉडी के साथ जुड़ी गई है एंड माइंड के साथ जोड़ी गई है, ठीक है. बट इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं है. इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम एन आत्मन, ठीक है, आत्मा, आत्मन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रह्मन. ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन इज़ द सुप्रीम रियलिटी एंड आत्मन इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रह्मन. सो यू कैन remember this example, okay, that Brahman is like the ocean, okay, and Atman or we, the individuals, are like the waves. तो अब waves को आप ocean से separate तो नहीं कर सकते हो ना, लेकिन waves and ocean में एक difference भी है. So there is a difference and at the same time there is no difference. Waves is water, ocean is water.
सो दैट इज़ द सेम थिंग कि आत्मन इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रह्मन. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि इंडियन सिस्टम में द पर्सन इज़ नॉट द बॉडी, इज़ नॉट द माइंड. तो अगर हम सेंसरी नॉलेज गेन करेंगे, हम इंटेलेक्ट को यूज़ करेंगे, तो क्या हम बॉडी और माइंड के पास जा रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? हम बॉडी और माइंड के बारे में ही तो पढ़ते हैं ना. नॉलेज क्या है, सेंसरी नॉलेज क्या है? नोइंग अबाउट द बॉडी, नोइंग अबाउट योर सेंसेस, हैविंग सेंसेशंस, एक्सपीरियंसेस. तो हम बॉडी माइंड के और पास चले जाते हैं. लेकिन ऐसा इंडियन सिस्टम में नहीं है. हमें दूर जाना है बॉडी माइंड से, बिकॉज वी आर नॉट द बॉडी एंड माइंड. तो इसीलिए देर इज स्केप्टिसिज्म ऑफ सेंसरी नॉलेज एंड इंटेलेक्ट एंड सर्च फॉर सेल्फ कंट्रोल. वाई सेल्फ कंट्रोल? बिकॉज वी नीड टू सप्रेस, वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम आर डिज़ायर्स, एंड डिज़ायर्स हमें अगेन बॉडी माइंड के पास लेके जाते हैं. दे आर अबाउट सेटिस्फैक्शन, pleasure seeking habits, pleasure seeking actions, and unity and universal knowledge. Universal knowledge means knowledge that is universal, and वहाँ पे collectivism की बात की गई. Okay, I talked about collectivism and individualism, and yesterday also I said that in Western psychology, individualism is preferred over collectivism, but Indian psychology में, Indian philosophy में collectivism is preferred. That is why unity is given importance. We have covered Hinduism, now let's come to Buddhism. तो Buddhism में बुद्धा हमें पता है he was a person, but the Buddha also means the enlightened. Okay? Buddhism rejects notion of mind और soul. जैसे हिंदुइज्म में आत्मन की बात की गई है, ब्रह्मन की बात की गई है, but Buddhism बोलता है no, there is no mind, no soul, and we are creating mind for the sake of creating something. ऐसा बुद्धिज्म बोलता है. So unlike Western psychology that says that individual has free will to decide fate, humans are governed by determinism of habit, heredity and environmental events. तो Western psychology क्या बोलता है? that humans have free will, they can decide their fate. लेकिन बुद्धिज्म में their actions are determined by habit, कि वो क्या करते आए हैं, by heredity और what genes they have and environmental factors और events, कि आसपास situations क्या है जिसके according उनके actions determine होते हैं. तो बुद्धिज़्म को आप ऐसे समझ सकते हो कि it is a perceived unity of personality due to memory and habits. Buddhism basically is saying that personality is false. Okay, it is something we perceive due to memory. Memory में हमारे जो previous experiences है वो है, एंड हैबिट्स मतलब हम क्या कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. तो वहाँ से एक यूनिटी आती है जिसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ पर्सनैलिटी. इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, लाइक एम्पिरिसिज्म, सेंसरी इनपुट्स ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज. तो एम्पिरिसिज्म की तरह बुद्धिज़्म भी बोलता है कि सेंसरी इनपुट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज. Psychological individualism is futile, separate beings merely passing manifestations of little worth. Again, it means that personality is false. Separate beings, the idea of separate beings is false. It is merely a passing manifestation of little worth. तो इसको आप एक रिवर की तरह समझ सकते हो, ठीक है. तो the river is flowing, and आप उस रिवर के फ्लो को आप रोक नहीं सकते हो, बट आप डायरेक्शंस चेंज कर सकते हो उसके, राइट. बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन यू कैन डिटरमाइन योर कर्मास, बट द सेल्फ और द रिवर, वैसे सेल्फ की बात की नहीं गई है बुद्धिज़्म में, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि वॉट एवर इज़ बीइंग परसीव्ड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द हैबिट्स, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो रिवर भी जैसे उसका रिवर बेड होगा, जैसे टर्न्स होंगे, वैसे वो चलता जाएगा अकॉर्डिंगली, लेकिन उसका फ्लो रुकेगा नहीं, एंड द रिवर कैन नॉट डिसाइड इट्स फेट, राइट. इट हैज़ टू फ्लो. दैट इज़ द सेम थिंग इन आवर लाइव्स ऑल्सो. आवर लाइफ हैज़ टू फ्लो, बट वी कैन टेक एक्शन. दैट इज़ द टर्न्स, वी कैन गिव टर्न्स टू आवर कर्मास, एंड दैट इज़ हाउ आवर फेट विल बी डिसाइडेड. देन जैनिज्म में 24 लीडर्स रह चुके हैं. दे आर कॉल्ड तीर्थंकर्स, एंड द 24th तीर्थंकर इज़ द फेमस लॉर्ड महावीरा. एंड यहाँ पे एक कंपैरिजन दी गई है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में. तो हिंदुइज्म सेज दैट देर इज़ एन इटर्नल एंड अनचेंजिंग आत्मन. बुद्धिज्म सेज
there is anatta or no eternal self or soul, and Jainism says that there is an eternal but changing jiva. Okay, so Hinduism and Buddhism I have explained to you. Hinduism, I gave the example of the ocean and the waves. Buddhism, I gave the example of a river. And Jainism, I am giving the example of a lamp and colored glass. See, it is saying that the jiva or the self is eternal but changing. So think of a lamp. एक बल्ब के बारे में सोचो, वो बल्ब हमारा सेल्फ है, ठीक है, इट इज़ इटर्नल. बट उस बल्ब के सामने अगर हम एक कलर्ड ग्लास रख देंगे, कलर्ड पेपर रख देंगे, तो जो उसका लाइट होगा वो कलर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कलर्ड पेपर. सो इट इज़ चेंजिंग. एक्चुअली इट इज़ इटर्नल. बल्ब ग्लो कर रहा है, द सोर्स इज़ द सेम, बट हम क्या देख रहे हैं, दैट इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द पेपर और द ग्लास. सो दैट इज़ जैनिज़्म. जैनिज़्म में 3 प्रिंसिपल्स है: अहिंसा और नॉन वायलेंस, अपरिग्रह और नॉन अटैचमेंट, एंड अनेकांतवाद और मेनी साइडेडनेस. नॉन वायलेंस यू अंडरस्टैंड. अपरिग्रह नॉन अटैचमेंट मीन्स अगेन वर्ल्डली डिज़ायर्स के प्रति हमारे अटैचमेंट को कम करना चाहिए बिकॉज इट कॉजेज डैमेज टू द सोल. तो जो कलर्ड ग्लास की बात की मैंने, तो वहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा जो सोर्स है, जो सेल्फ है, वो बल्ब है एंड वो कलर्ड ग्लास हमारे कर्मास है. तो आप जिस तरह के कर्म करोगे वैसा ही आपका फेट डिसाइड होगा, ठीक है. अगर रेड कलर का होगा आपका पेपर तो रेड लाइट आएगा. अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फेट होगा, बुरे कर्म होंगे तो बुरा फेट होगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग दैट डैमेज टू द सोल इज कॉज्ड. मतलब बुरा फेट तब होगा व्हेन यू हैव अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स. दैट इज़ वाई यू शुड हैव नॉन अटैचमेंट. देन अनेकांतवाद सेज मेनी साइडेडनेस. और जो ट्रूथ है, जो बल्ब है, जो सोर्स है हमारा, जो सेल्फ है, उसको आप लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. बिकॉज मेरे लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ना हो, एंड मैं कभी भी लैंग्वेज यूज़ करके उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. दैट इज़ वॉट अनेकांतवाद इज. देर आर 3 सोर्सेज ऑफ ट्रू नॉलेज: प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द. So pratyaksh means perception or whatever I can see or perceive with my senses. Anuman means inference or whatever I can rationalize, I can think with reason. And shabda means testimony or whatever I can have evidence for. Any description of Indian psychology based on these 3 religious philosophical systems is only a partial representation of Indian psychology. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आदि शंकराचार्य से स्टार्ट हो गए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, देन भक्ति ट्रेडिशंस आए, भक्ति मूवमेंट हुआ, सूफ़ी आए. तो आप कभी भी इंडिया के या फिर इंडियन साइकोलॉजी को किसी एक या किसी 2 या किसी 3 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को समझा के नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो. इट विल ऑलवेज बी अ पार्शियल रिप्रेजेंटेशन. वी आर डन विथ इंडिया. लेट्स कम टू चाइना नाउ. सो चाइना में एक बुक था, आई चिंग, द बुक ऑफ चेंज बाय वेन वॉन्ग. That is the earliest recorded Chinese literature on metaphysics or religion or philosophy. It highlights the vagueness of theology. Theology means the study of religion, and relativity of moral principles. Search for truth, absolute truth is futile. Promotes development of practical knowledge. Confucius एक बहुत famous Chinese philosopher है. He wanted to study this book for long, and he wanted to live 50 years longer to study this book. अब देखो, चाइना में ना 2 बहुत फेमस स्कूल्स ओरिजिनेट हुए, एक कन्फ्यूशियनिज्म एंड एक ताओइज्म. ताओइज्म इज़ बाय लाओ त्ज़ी. ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द प्री कन्फ्यूशियन एरा. सो ताओइज्म क्या बोलता है? इट इज़ अगेन गोइंग विद द फ्लो. आई एक्सप्लेन फॉर बुद्धिज्म, आई यूज्ड द एनालॉजी ऑफ अ रिवर. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट. गोइंग विद द फ्लो मीन्स, देखो ताओइज्म में ना ये सिंबल आपने देखा होगा, ये देखो, दिस सिंबल, दिस इज यिन एंड यांग. ओके, दैट मीन्स दैट जो अच्छे क्वालिटीज़ है, जो बुरे क्वालिटीज़ है, दे आर ऑल इंटरमिक्सड. ठीक है, यिन चेंजेस इनटू यांग, यांग चेंजेस इनटू यिन. एंड जो ये फ्लो है, लाइफ का जो फ्लो है, नेचर का जो फ्लो है, उसको हम कभी भी अपोज नहीं कर सकते. सो इट सेज दैट यू शुड नॉट हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, यू शुड गो विद द फ्लो and accept whatever is happening. Okay, that is basically the philosophy of Taoism, and the ultimate principle cannot be fully defined, only experienced. Again,
harmony with natural order, going with the flow, little value in pursuing intellectual knowledge as it creates confusion. Yeah, that is about Taoism. Now, Confucianism says Confucius was the greatest Chinese philosopher. He was agnostic, means he did not deny the existence of God. His practical teachings were of morality, conducting politics, and this is important. He said ideal person. Who is ideal person according to Confucius? Someone who is trustworthy, loyal, sincere, intellectually curious, aloof and thoughtful. So ideal person is important for the society, and family is an important social institution. ये basically सारे points है जो आपको याद रखने हैं of Confucianism. His thoughts were conservative, preserving unity of life more important than pursuing individual goals. तो यहाँ पे ना मैंने एक टेबल बना रखा था पहले से, difference between Taoism and Confucianism. See, Taoism was by Lao Tzu and Confucianism was by Confucius. Taoism क्या बोलता है? Harmony with nature and the universe. And Confucianism says harmony with society and relationships. Taoism says the goal is to attain inner peace and living in accordance with the Tao. And Confucianism says that the goal is to build an orderly society. वू वे और फ्लो की जो बात की मैंने, यिंग यांग में जो फ्लो है, मतलब लाइफ फ्लोज एंड यू कैन नॉट अपोज द फ्लो ऑफ नेचर, और स्पॉन्टेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस की बात की गई है. एंड कन्फ्यूशियनिज्म में सेल्फ कल्टिवेशन की, इंडिविजुअलिज्म की बात की गई है. ताओइज्म अवॉइड्स रिजिड रूल्स बिकॉज यू नीड टू गो विद द फ्लो, एंड कन्फ्यूशियनिज्म एम्फसाइजेज रूल्स, मोरालिटी, हायरार्की. ठीक है. Now we are done with China. The last part is non-Western versus Western philosophies. Non-Western philosophy में 3 important points है. Individualism is not valued, renouncement of personal desires and socially and spiritually oriented persons. ठीक है. Individualism के ऊपर क्या आता है? Collectivism. Okay. The interests of the group are of more importance than the rights of the individual. And renouncement of personal desires, non-attachment होने चाहिए, and you should not give more importance to your desires than to true knowledge. And socially and spiritually oriented persons. And Western philosophy, Western psychology में क्या है? Fulfillment of desires, because individualism है, rights are of more importance than the interest of the whole group or the society. तो वहाँ पे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की बात की जाएगी. एंड सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट themselves than the whole society. There is a caution: avoid applying Western psychologies in Indian situations. Difference between Western and non-Western societies is not absolute or permanent. Okay, I think it's very self-explanatory. Contemporary times, increasing facilities of communication. अभी देखो, अभी के टाइम में ना जैसे इंटरनेट आ गया है, so you can learn about all kinds of schools of thought. Western society में क्या चल रहा है, you can search on the net and you can learn about it. Similarly, people in the Western society, they can learn about Indian schools of thought. And अभी तो न्यूयॉर्क में जैसे वेदांत सोसाइटी है, and भक्ति मूवमेंट को श्रीला प्रभुपाद वहाँ पे लेके गए वेस्टर्न सोसाइटी में. सो दे आर ऑल्सो डूइंग हरे कृष्णा हरे रामा राइट नाउ. सो दिस इंक्रीजिंग facilities of communication, it has made it possible that the differences between Western and non-Western psychology or philosophy reduces significantly. तो अभी जैसे एक दूसरे के बारे में हम जान सकते हैं, तो जो differences है वो भी कम हो गया बहुत. That's what it's saying. So the first chapter is done. And if you need the PDF, this notes PDF, then I have mentioned a number in description. Contact there and I'll share the PDF with you. So we'll meet in the next lecture with chapter 2. Keep studying. All the best.